आज हम अपना बिजनेस स्टडी का क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हमारा चैप्टर है 5.3। इसमें हमारा क्या टॉपिक है? अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीयकरण। ठीक है, अधिकारों का सौंपना और विकेंद्रीयकरण, इस टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अधिकार अंतरण क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे हम कार्य विभाजन पढ़ के आए हैं कि कार्यों को अलग अलग बांट दिया जाता है और जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण होता है उसको वो कार्य सौंप दिया जाता है। तो अधिकार अंतरण में क्या होता है कि हम, क्योंकि देखिए व्यवसाय में एक प्रबंधक जो है वो सारे काम नहीं कर सकता, उसको दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है, तो वो दूसरे लोगों को अपने कार्य सौंपता है। तो सिर्फ कार्य सौंपना ही काफी नहीं होता, उन कार्यों को पूरा करने के लिए उसको दूसरे व्यक्तियों को कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तभी तो वो अपना कार्य कर पाएगा। अब हम किसी को कह दें कि आपको ये काम पूरा करना है, तो काम पूरा करने के लिए उसको हमें कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे कि भाई आपको जब जरूरत हो तब आप जैसे लाइब्रेरी खोल सकते हो, रजिस्टर निकाल सकते हो, पिछला रिकॉर्ड देख सकते हो, ये सारे उसको अधिकार देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही होता है अधिकार का अंतरण। अगर हम बात करें अर्थ की, अधिकार अंतरण, इसको हम भारार्पण भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी शब्द को हम बोलते हैं अधिकारों का सौंपना और अधिकारों का प्रतियोजन, यानी कि ये सारे शब्द सिमिलर हैं। ठीक है, एक शब्द है ये, चाहे ये आ जाए क्वेश्चन में या ये आ जाए, इनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, समानार्थी है ये। तो कार्य विभाजन और उसके निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार सौंपने को ही अधिकार अंतरण कहते हैं। इनकी कार्य का हमने विभाजन कर दिया और उसका निष्पादन मतलब हम काम को कराना चाहते हैं। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस व्यक्ति को जिससे हम कार्य लेना चाहते हैं उसको कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। यही हमारा क्या होता है? भारार्पण या अधिकारों का सौंपना। इसकी परिभाषा दी है मुर्रे ने, एफजी मुर्रे। अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना है। इनकी वही कि हम दूसरे व्यक्ति से कुछ कार्य कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे वो कार्य सौंपना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसको कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे। जैसे हम अपनी गाड़ी किसी को देते हैं और उससे कहें कि आपको दूसरे शहर में जाके हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा को सामान है वो लेके आना है, तो ये हमने उसको कार्य सौंप दिया। अब उस कार्य के लिए उसको कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे कि आप भाई ये आप हमारे तरफ से मतलब रास्ते में तेल डलवा सकते हो, गाड़ी को रोक सकते हो। ठीक है, आपको गाड़ी मतलब वो उसका अधिकार होगा कि वो कैसे चला के लेके जाएगा, रास्ते में उसको तेल की गैस की जो जरूरत पड़ेगी वो डलवा सकता है। ठीक है, ये उसके अधिकार हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं दोगे उसको कि भाई वो तेल डलवा सकता है, गैस डलवा सकता है, तो वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्य दिया है तो आप उसको कुछ अधिकार भी सौंपोगे कि भाई रास्ते में अगर आपको गैस तेल गाड़ी पंचर हो जाए जो भी है, तो आप अपना वो कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके अधिकार हो गए वहां पर। नेक्स्ट है अधिकार अंतरण के तत्व। यानी अधिकार अंतरण में हमें तीन जो है तत्वों की जरूरत पड़ती है, तीन एलिमेंट्स की। इसके लिए फर्स्ट क्या होता है? अधिकार अंतरण के तत्व फर्स्ट होता है उत्तरदायित्व। ठीक है, अधिकार अंतरण के अंतर्गत तीन शब्द आते हैं। फर्स्ट है उत्तरदायित्व। इसमें क्या है कि इसका अर्थ सौंपे गए कार्य को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीनस्थ की जिम्मेदारी से है, अर्थात काम को सौंपना ही उत्तरदायित्व सौंपना कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे ही हमने किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा तो वो हो गया उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व। जैसे मिस्टर एक्स ने जो है कोई कार्य मिस्टर जेड को सौंप दिया, तो जैसे ही कोई कार्य मिस्टर जेड को सौंप दिया वैसे ही जेड का क्या हो गया? उत्तरदायित्व हो गया कि वो उस कार्य को पूरा करे। ठीक है, तो जैसे ही हम कोई कार्य किसी व्यक्ति को सौंपते हैं वैसे ही वो कार्य उस व्यक्ति के लिए क्या बन जाता है? उत्तरदायित्व। ठीक है, यानी कि काम सौंपना ही उत्तरदायित्व सौंपना होता है। यानी कि जैसे ही काम सौंपा ये माना जाता है कि ये जड़ का उत्तरदायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है?
इसकी विशेषताएं क्या होती है उत्तरदायित्व की? ये दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, यानी कि हम अपने उत्तरदायित्व को दूसरे को सौंप सकते हैं। जैसे मेरे को किसी ने, प्रिंसिपल ने मेरे को कोई काम बताया, ठीक है, मैं उसको, जैसे क्लास से रिलेटेड कोई काम बताया, मैं उस काम को उस मॉनिटर को बता सकती हूँ कि आपको इस क्लास में ये करना है, चुप बिठाना है बच्चों को, ये बाहर नहीं निकलने देना, ये। तो हम उत्तरदायित्व को दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं, ठीक है। इसका सार कर्तव्य का पालन करना है, यानी कि इसका मेन कंक्लूजन क्या होता है कि कर्तव्य का पालन करना होता है, ठीक है। इनकी जो उत्तरदायित्व सौंप दिया, वो उत्तरदायित्व पूरा करना मिस्टर जेड का क्या हो गया? कर्तव्य। इसका कर्तव्य है, इसकी ड्यूटी है कि वो मिस्टर एक्स ने जो कार्य सौंपा उसको पूरा करे। तो जैसे उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति को मिलते हैं, किसी व्यक्ति को कोई कार्य मिलता है, तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो उस कार्य को पूरा करे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी उत्पत्ति अधिकारी अधीनस्थ संबंधों के कारण होती है। इनकी उत्तरदायित्व कहाँ से निकल के आते हैं? अधिकार और अधीनस्थ से। यानी कि एक ऊंचे लेवल का व्यक्ति ही तो दूसरे व्यक्ति को काम सौंप सकता है, अपने से नीचे को, अधीनस्थ को, ठीक है। इनके एक टॉप लेवल का व्यक्ति अपने से नीचे वाले व्यक्ति को कार्य सौंप सकता है। तो पद की वजह से ये उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे एक प्रिंसिपल ही तो नीचे टीचर्स को या क्लर्क को काम सौंप सकता है, एक क्लर्क तो प्रिंसिपल को नहीं बोल सकता ना कि आपको ये काम करना है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अधिकारी का और अधीनस्थ के संबंधों के कारण, ठीक है। तो ये थी इसकी विशेषता। नेक्स्ट इसका एलिमेंट्स कौन सा है? अधिकारी, ठीक है, अधिकार। इसमें क्या होता है कि अधिकार का अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से है। अधिकार क्या होता है कि हमें एक पावर मिल जाती है डिसीजन लेने की, ठीक है, कि वो पावर है हमारे पास कि हम किसी चीज से रिलेटेड कोई निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या विशेषताएं होंगी? जैसे दूसरे व्यक्ति को हम इसको सौंप सकते हैं। जैसे किसी ने कोई काम हमें सौंपा, ठीक है, तो उसके साथ हमें उसने कुछ अधिकार भी दिए हैं। उस अधिकार के बेस पे हम ये देख सकते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए अब या नहीं करना चाहिए, हमें इसकी जरूरत है या नहीं जरूरत है, ठीक है। जैसे उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी दी दूसरे व्यक्ति को दूसरे शहर से सामान लाने के लिए, तो उसको अधिकार दे दिया कि रास्ते में गाड़ी खराब होगी, पेट्रोल या तेल गैस खत्म होगा तो आप उसको डलवा सकते हो, आपके अधिकार है। तो जब उसको जरूरत होगी तभी तो वो उसका प्रयोग करेगा, ठीक है। जब जरूरत नहीं है, गाड़ी में सब ठीक है, तो वो क्यों उपयोग करेगा? तो वही है कि निर्णय लेने की शक्ति से है अधिकार का अभिप्राय। इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं, यानी कि अधिकार हम दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। हमारे पास जो पावर है हम उसको दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका संबंध पद से है, यानी कि पावर से है। जो व्यक्ति ऊंचे पद पे होगा वही तो दूसरे को अधिकार दे सकता है। अब एक व्यक्ति यहाँ पे है, दूसरे यहाँ पे है, तो इस व्यक्ति का अधिकार तो वैसे ही कम है, ये इस व्यक्ति को क्या अधिकार देगा? तो अधिकार पद वाइज होता है, इस व्यक्ति के पास ज्यादा अधिकार है तो ये इसको दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे निर्णय का पालन करवाना संभव होता है, यानी वही जब हम दूसरे व्यक्ति को कुछ अधिकार देंगे तभी तो हम उससे काम ले पाएंगे। यानी कि अगर हमें दूसरे व्यक्ति से काम जल्दी करवाना है तो हम उसको अधिकार देंगे। नेक्स्ट है, उसके बाद है प्रबंधकीय पद की कुंजी माना जाता है, यानी कि अधिकार को क्या माना जाता है? प्रबंधकीय पद की सफलता की कुंजी। कि जब तक हम व्यक्ति से काम लेना चाहते हैं और हम उसको कुछ अधिकार नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रबंधकीय कार्यों के लिए अगर हम काम लेना चाहते हैं दूसरे व्यक्तियों से तो हमें उनको कुछ अधिकार भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड एलिमेंट, अधिकार। उसके बाद है तीसरा, जवाबदेही या उत्तरदायित्व। इसमें क्या होता है कि इसका अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी के जवाब देने से है, ठीक है, अधिकारी को जवाब देने से है। यानी कि इसमें क्या हो गया, जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को कुछ कार्य सौंपा था, कार्य सौंपते उसका उत्तरदायित्व बन गया कि उस कार्य को पूरा करें, और उस कार्य
करने के लिए मिस्टर एक्स ने जेड को कुछ अधिकार भी दिए थे कि भाई आप इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। अब वो जो कार्य दिया था उस कार्य के प्रति मिस्टर जेड एक्स के प्रति जवाबदेही है, यानी कि उस कार्य में अगर वो रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है, कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है, तो उस कार्य का जवाबदेही कौन बन जाता है? जेड। ठीक है, तो जेड मिस्टर एक्स के प्रति जवाबदेही है कि उस कार्य में गलती क्यों हुई, किस वजह से उसमें कुछ कमियां आई। ठीक है, जैसे अब मैं इन तीनों का अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो जैसे एक पुलिस है, ठीक है, पुलिस वाले हैं, उसका क्या होता है कि किसी दूसरे शहर में कुछ लड़ाई झगड़े दंगे हो रखे हैं, तो उसका जो मेन अधिकारी होता है वो उससे पुलिस वाले को वहां भेजता है, बोलता है कि आप वहां पे शांति स्थापित कराइए। तो ये उसको शांति स्थापित करने का उस व्यक्ति को क्या दे दिया? कार्य। तो वहां का ये कार्य देते ही उसकी क्या हो गई? उसका क्या हो गया? ये उत्तरदायित्व, कि उस पुलिस वाले का अब ये उत्तरदायित्व बन गया कि वो उस जगह पे जाके शांति स्थापित करे। शांति स्थापित करने के लिए जो पुलिस वाले का हेड है उसने उसको कुछ अधिकार भी दिए हैं कि अगर शांति स्थापित करने के लिए आपको कुछ जरूरत पड़े, जैसे फवारे, पानी के फवारे चलाने की, लाठी चार्ज करने की, आंसू गैस छोड़ने की, ठीक है, कीस करने की, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पहले तो सिर्फ अधिकार थे, सिर्फ उत्तरदायित्व था, सिर्फ उत्तरदायित्व से उसका काम नहीं पूरा हो सकता था, इसीलिए उसको साथ में अधिकार दिए गए। ठीक है, अब उसको अधिकार दे दिए तो वो अपने काम को अच्छी प्रकार से कर पाएगा। अब तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे जवाबदेही। अगर मान लो शांति स्थापित करने में आंसू गैस के, पानी के फवारे छोड़ना वो ठीक है, लेकिन अगर इस काम के दौरान वहां पे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, घायल हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो इसके लिए जवाबदेही हो जाती है उससे पुलिस वाले की। जो मेन हेड है उसका, वो उस व्यक्ति से जवाब मांगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कार्य शांति स्थापित करने का था, आपको अधिकार दिए गए थे, आप शांति से उन अधिकारों का प्रयोग करते तो ये घटनाएं नहीं होती, तो ये घटनाएं क्यों हुई, तो इसके लिए जवाबदेही कौन है? वो पुलिस वाला। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको इन तीनों का मतलब समझ में आ गया। तो जवाबदेही की हमारी विशेषताएं क्या होंगी कि दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंप सकते। उत्तरदायित्व अधिकार हम दूसरे को सौंप सकते हैं, लेकिन जवाबदेही हम नहीं सौंप सकते। जैसे वो पुलिस वाले को काम सौंपा, उस पुलिस वाले से नीचे अगर कोई और व्यक्ति है तो वो पुलिस वाला अपने अधिकार उस व्यक्ति को भी सौंप सकता था। ठीक है, जैसे कि इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को ये काम सौंप सकता था, लेकिन जवाबदेही किसकी होती? जिस व्यक्ति को सबसे पहले ये काम सौंपा गया था। ठीक है, हम जवाबदेही किसी और को नहीं वो कर सकते, ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ काम सौंपा है, ठीक है, तो हम उस काम को अपने छोटे भाई या बहन से करा सकते हैं। हमने उस काम को सौंप दिया, उत्तरदायित्व को सौंप दिया। पेरेंट्स ने हमें कुछ अधिकार दिए, वो भी हम अपने छोटे भाई बहन को दे सकते हैं कि भाई मेरा ये काम करना है और इसके लिए तू इन चीजों का भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर उस काम में कुछ गलतियां हुई, खराबी हुई, ठीक है, या वो काम अच्छा भी हुआ, तो भी पेरेंट्स को जवाब कौन देगा? आप दोगे, क्योंकि पेरेंट्स ने काम किसको सौंपा था? आपको। तो जवाबदेही उसी को देनी पड़ेगी जिसको सबसे पहले क्या दिया गया था? कार्य दिया गया था और सबसे पहले अधिकार दिया गया था। हम अपनी जगह जवाबदेही के लिए दूसरे व्यक्ति को नहीं बोल सकते। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति को हम जवाबदेही नहीं सौंप सकते। नेक्स्ट है, यह केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति होती है, यानी कि हम जवाबदेही जो होंगे, जैसे वो बच्चा जवाबदेह किसके प्रति होगा? अपने पेरेंट्स के प्रति, यानी कि उसको अगर उसके कोई पड़ोसी है या उसके भाई बहन है, उसके प्रति उसको जवाबदेही होने की जरूरत नहीं है, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम जवाब किसको देंगे? जिसने हमें अधिकार दिया है। जैसे वो पुलिस वाला जनता को या वहां के लोगों को, वहां के नेता को जवाब नहीं देगा, किसको जवाब देगा? जिस हेड ने उसको वहां पे भेजा था इस कार्य के लिए और जिसने उसको पावर दी थी। ठीक है, तो हम जवाब उसी को देंगे जिससे हमें अधिकार मिले हैं। नेक्स्ट है,
यह अधिकार सौंपने के कारण उत्पन्न होती है। और जवाब पैदा क्यों होती है? क्योंकि हमें अधिकार मिले। अगर हमें अधिकार ही नहीं मिलेगा कोई कार्य करने का तो हम जवाबदेही भी नहीं होंगे, हमें किसी चीज का जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। तो जहाँ पे अधिकार होंगे वहाँ पे जवाबदेही भी होगी। इनके अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे जाओगे, आपको पावर मिलती है, तो वहाँ पे आपको आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, आपको जवाब भी देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे अधिकार अंतरण के मेन एलिमेंट्स। उसके बाद है अधिकार सौंपने के कारण, अधिकार अंतरण की प्रक्रिया, कि इसके जो हम अधिकारों को सौंपते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपने अधिकार, इसकी क्या प्रोसेस है। तो फर्स्ट है उत्तरदायित्व सौंपना, यही प्रोसेस है सेम जो हमको समझाते हैं कि अधिकार अंतरण में सबसे पहले हम उत्तरदायित्व सौंपेंगे, इनकी कोई कार्य सौंपेंगे, उसके कार्य को कराने के लिए सेकंड नंबर पे हम उसको क्या देंगे, कुछ अधिकार देंगे, और फिर उसकी क्या हो जाती है, उत्तरदायित्व उसका निश्चित हो जाता है कि उस काम का रिजल्ट का जो है अपने हेड को बताए, कारण बताए कि अच्छा हुआ तो किस कारण से, बुरा हुआ तो किस कारण से। ये इसके प्रोसेस है। नेक्स्ट इसका महत्व क्या है, अधिकार सौंपने का क्या महत्व होता है। देखिए, एक तो ये अधिकार सौंपना क्यों जरूरी, क्योंकि बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर पाता, उसको अपने से नीचे वाले व्यक्तियों की मदद लेनी पड़ती है। तो अगर वो उनसे कार्य करवाना चाहता है तो उसको कुछ अधिकार वहाँ पे देने पड़ेंगे, इसलिए अधिकार अंतरण जरूरी हो जाता है। ठीक है, और बाकी अगर इसके महत्व की बात करें तो फर्स्ट है प्रभावपूर्ण प्रबंध, यानी कि एक प्रबंधक अगर अपनी संस्था का अच्छे से प्रबंध करना चाहता है तो जरूरी हो जाता है कि वो अपना ध्यान सिर्फ महत्वपूर्ण बातों पर ही लगाए। तो इसके लिए जरूरी है कि वो जो रूटीन की दैनिक जो क्रियाएं हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे कार्य हैं, उनको दूसरे व्यक्तियों को सौंप दें। ठीक है, और उन कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ अधिकार भी देते। ऐसा अगर वो करेगा तो उसका ध्यान सिर्फ अपने प्रबंध पर रहेगा, उसका ध्यान छोटे छोटे कार्यों में नहीं बटेगा। नेक्स्ट है कर्मचारी का विकास। और अगर हम अधिकारों का ऐसे सौंपेंगे तो हमारे कर्मचारियों का भी विकास होगा। वो कैसे, जब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपते हैं तो उसका दिमाग यूज होता है, वो हर संभव कोशिश करता है कि मैं उस कार्य को कैसे और अच्छा करूं, कैसे और बढ़िया से करके दिखाऊं। तो इससे जब उसका दिमाग लगातार इस कार्य में चलेगा अपने काम को बेहतर बनाने में, तो उसके दिमाग का विकास होगा। ठीक है, वो कार्य जल्दी और बिना गलतियों के कर पाएगा। नेक्स्ट है कर्मचारी का अभिप्रेरण। जब हम किसी व्यक्ति को अधिकार सौंपते हैं तो उस व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, इनकी वो काम करने, मोटिवेशन क्या, कि वो काम करने के प्रति ज्यादा क्या होता है, इच्छुक होता है। ठीक है, जैसे होता है ना, किसी स्टूडेंट को अगर अच्छे नंबर आते हैं, हम उसको शाबाशी देते हैं, ठीक है, उसका पूरी क्लास के आगे क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो मोटिवेट होता है ना, कि उसके अंदर ये रहता है कि अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। और बाकी जो और बच्चे हैं वो भी अंदर ही अंदर मोटिवेट होते हैं कि अब की बार इसकी जो है प्रेज हुई है, जो प्रशंसा हुई है क्लास में सबसे, सबके सामने, तो अगली बार हम भी फर्स्ट आके दिखाएंगे। तो जब हम किसी को अधिकार सौंपते हैं, कार्य सौंपते हैं, तो वो व्यक्ति कार्य करने के प्रति अधिक जो है इच्छुक होता है। ठीक है, मोटिवेट होता है। नेक्स्ट है विकास में सहायक। ठीक है, वही कि संस्था के विकास में भी ये सहायक होता है, क्योंकि वहाँ पे सब व्यक्ति अपना कार्य शांतिपूर्वक करते हैं, प्रबंधक का फोकस रहता है मुख्य क्रियाओं पर, और बाकी की क्रियाएं जो है अधीनस्थों को सौंप दी जाती है, इसलिए संस्था में सारा कार्य शांतिपूर्वक चलता है, तो वहाँ का विकास होता है। बढ़िया समन्वय, इसमें क्या है कि अधिकारी और अधीनस्थ, जब अधिकार सौंपा जाएगा तो अधीनस्थ जो होगा, जो नीचे वाला व्यक्ति है, वो ऊपर वाले व्यक्ति के प्रति जो है अपना एक सम्मान का नजरिया रखेगा। होता है ना कि कोई हमें जब जिम्मेदारी सौंपता है तो हमारा उसके प्रति क्या होता है, हम सोचते हैं ना कि देखो उसने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारे ऊपर भरोसा करके हमें ये काम दिया है, तो हम उसको अब अच्छा रिजल्ट देके दिखाएंगे।
तो वहाँ पे क्या होता है कि सहयोग का और एक अच्छा वातावरण होता है, हर व्यक्ति अपने कार्य को बढ़िया बनाने की कोशिश में लगा रहता है, तो वहाँ का वातावरण अच्छा होता है। तो ये था हमारा टॉपिक अधिकार अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण क्या है हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे विकेंद्रीयकरण। ठीक है, हम पढ़ के आए अधिकार का अंतरण। ठीक है, भारार्पण, अधिकार अंतरण, अधिकारों का सौंपना, उसी का नेक्स्ट पार्ट है विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण में क्या होता है कि जब एक अधिकारी अपने नीचे के व्यक्तियों को अधिकार सौंपता है तो इसको कहते हैं विकेंद्रीयकरण। अब आप कहोगे कि अधिकार अंतरण और भारार्पण भी सेम था और ये भी सेम है, इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब हम अपने से नीचे के एक या दो व्यक्तियों तक कोई अधिकार सौंपते हैं तो वो होता है भारार्पण या अधिकारों का सौंपना। लेकिन जब हम अपने नीचे के कई व्यक्तियों को अधिकार दे देते हैं, ठीक है, कोई कार्य करने का, तो वो होता है विकेंद्रीयकरण। यानी कि अधिकार अंतरण में हम क्या मानते हैं कि ये किसी एक चीज को दो से गुणा करता है। ठीक है, यानी कि कोई एक, जैसे मिस्टर ए के पास कोई पावर थी, ठीक है, मेन हेड है और वो अपने कार्य ए, बी और सी को देता है और बी और सी को कुछ पावर भी देता है, तो वो क्या हो गया हमारा अधिकार अंतरण। लेकिन जब ए अपना पावर अपने नीचे के बी, सी, डी और ई व्यक्तियों को सौंपता है तो ये हो गया विकेंद्रीयकरण। तो कहा भी गया है कि अधिकार अंतरण में हम एक चीज को दो से गुणा करते हैं और विकेंद्रीयकरण में हम किसी एक चीज को बहुतों से गुणा करते हैं, बहुत से गुणा करते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अगर इसको किसी एक और एग्जांपल से समझे तो ये देखिए, कंपनी में एक मुख्य प्रबंधक है, ठीक है, मुख्य प्रबंधक है, उसके नीचे उत्पादन विभाग है, क्रय विभाग, वित्त विभाग, कई विभाग होते हैं। तो इस मुख्य प्रबंधक ने क्या किया है, उत्पादन विभाग का जो प्रबंधक है, ठीक है, उस प्रबंधक को इस मुख्य प्रबंधक ने एक अधिकार दिया है। कौन सा अधिकार दिया है कि 10,000 रुपए से कम वेतन के कर्मचारियों की नियुक्ति ये प्रबंधक कर सकता है। ठीक है, कि 10,000 रुपए से कम वेतन के जितने भी कर्मचारी कंपनी में लगने हैं उन सबकी नियुक्ति ये प्रबंधक कर सकता है। कौन सा प्रबंधक? उत्पादन विभाग का प्रबंधक। तो अगर सिर्फ एक ही को अधिकार सौंपा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, अधिकार का अंतरण। कि इसी में देखिए मुख्य प्रबंधक है, नीचे उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, क्रय विभाग, विपणन विभाग, कई विभाग होते हैं और इन सब विभागों के क्या होते हैं, प्रबंधक होते हैं। उत्पादन विभाग का प्रबंधक, वित्त विभाग का प्रबंधक, इसका प्रबंधक। तो ये मुख्य प्रबंधक जो है वो इस विभाग के प्रबंधक को भी अधिकार देता है, इस विभाग के प्रबंधक को भी अधिकार देता है, इसको भी और इसको भी क्या अधिकार देता है कि वो अपने अपने विभाग में 10,000 रुपए से कम कि कोई व्यक्ति को अगर नौकरी देनी है, यानी किसी ऐसी पोस्ट पे कोई व्यक्ति लगाना है जिसकी सैलरी 10,000 रुपए तक है, तो वो सब प्रबंधक खुद से ही उसको लगा सकते हैं, उसके लिए मुख्य प्रबंधक की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसने ये काम देखियो, इतने लोगों को अधिकार दे दिया, पावर दे दी, और इस पावर को उत्पादन प्रबंधक जो है इस पावर को अपने से नीचे उप प्रबंधक को दे सकते हैं, ये अपने से नीचे इसको भी दे सकते हैं, यानी कि इसने इसको दी और ये इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है विकेंद्रीयकरण। और जब पावर एक या दो व्यक्ति तक ही सीमित रहती है तो वो होता है अधिकार का अंतरण। ठीक है, परिभाषा दिया फ्योल ने कि हर वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीयकरण कहलाता है। यानी कि हर वह कदम, ठीक है, हर वह चीज जो अधीनस्थों की, देखो मुख्य प्रबंधक ये था, इसके अधीनस्थ कौन थे, ये सब इसके नीचे काम करने वाले, तो इन सब की भूमिका को बढ़ाया ना, अगर किसी को पावर मिलेगी तो उसका महत्व बढ़ेगा। तो हर वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाता है क्या कहलाता है, विकेंद्रीयकरण। और हर वह कदम जो इसको कम करता है क्या कहलाता है, केंद्रीयकरण। तो केंद्रीयकरण इसका उल्टा हो जाता है, ना
नाम ही है, देखो केंद्रीय, यानी कि जब पावर किसी एक के पास रहती है, केंद्र में रहती है, वो लोगों में बांटी नहीं जाती, तो वो क्या होता है, केंद्रीयकरण। और जब पावर को कई लोगों में बांट दिया जाता है तो वो क्या होता है, विकेंद्रीयकरण। ठीक है। उसके बाद है विकेंद्रीयकरण की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट है, यह अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप है। कि फर्स्ट अधिकार अंतरण, जैसे हमने अधिकार देखे, अधिकार अंतरण भी क्या था, बांटना। ये सिर्फ एक या दो तक रहती थी, ये कईयों में बढ़ गई। तो यानी ये संक्षिप्त रूप था और ये विस्तृत रूप है, बड़ा हुआ रूप है। यह अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है। इनकी इसमें क्या होता है, जो अधीनस्थ हैं उनकी भूमिका निकल के आती है। ठीक है। ये अधीनस्थ व्यक्ति भी अपना जो है अपनी योग्यता दिखा पाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपते हैं, अधिकार सौंपते हैं, और वो काम को करके दिखाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ योग्यता है, उनकी भी भूमिका निकल के आती है। उसके बाद है संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकेंद्रीकरण देखिए संपूर्ण संगठन में लागू होती है, यानी कि किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहती, पूरे संगठन में इसको लागू किया जाता है। यह उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्यभार में कमी करता है। यानी कि विकेंद्रीकरण से क्या होता है, अब देखिए जो मुख्य प्रबंधक है उसके कार्यभार में कमी आई। कैसे? ये 15-10 हजार रुपए से कम सैलरी के जितने व्यक्ति लगाने थे, अगर वो ये कार्य इनको नहीं सौंपता, ये अधिकार इनको नहीं सौंपता, तो सोच के देखिए इसको 1000 कर्मचारी ऐसे चाहिए थे जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, 500 इसको चाहिए थे, 500 इसको और 1000 इसको। ठीक है। तो 3000 लोगों की अपॉइंटमेंट हुई वहां पे, नियुक्ति हुई। तो अगर ये अधिकार इनको नहीं सौंपा जाता तो मुख्य प्रबंधक को उन 3000 व्यक्तियों की नियुक्ति का काम भी देखना पड़ता। ठीक है। अब अगर उसने ये अधिकार इनको दे दिया तो उसको इस चीज में कुछ नहीं देखना। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मुख्य प्रबंधक को थोड़ा सा काम कम मिला। ठीक है। उसका फोकस मेन कामों पर ही रहा, तो उसके कार्य में कमी आई। ठीक है। उसके बाद है इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायिता का भी हस्तांतरण हो जाता है। ये बात तो हम पहले पढ़ के आए, जब हम अधिकार देते हैं तो अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी जाते हैं। यानी कि जब इनको अधिकार दिया है तो इनका उत्तरदायित्व भी बनता है कि वो अच्छे लोगों को नियुक्त करें, संस्था में अच्छे लोगों को ही अपॉइंट करें। ठीक है। उसके बाद है इसका महत्व क्या है, कि विकेंद्रीकरण का क्या महत्व है, संस्था में क्यों लागू किया जाता है इसको। तो फर्स्ट है पहल क्षमता का विकास। पहल क्षमता क्या, जैसा हमने फ्यूल में पढ़ा था। ठीक है। फ्यूल का सिद्धांत था पहल क्षमता। उसमें क्या है कि व्यक्ति अपने कर्मचारी अपने विचारों को, अपनी बातों को खुल के प्रकट कर पाता है। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, जब इसने अधिकार इतने व्यक्तियों को दिया है तो ये उस काम में अपने विचारों को प्रकट करेगा। आप देखिए हर व्यक्ति के पास अधिकार होगा कि वो कैसे भी अपॉइंट कर सकता है, तो हर व्यक्ति ज्यादा अच्छे कर्मचारी नियुक्त करेगा। ठीक है। कोई टेस्ट लेगा, कोई मेंटली टेस्ट लेगा, फिजिकली टेस्ट लेगा, इनकी हर व्यक्ति अब अपना दिमाग लगा के अच्छे से अच्छे लोगों को अपॉइंट करेगा। तो इनका यूज हुआ ना दिमाग का, विचारों का, कि हम क्या टेस्ट लें, हम कैसे अच्छे जो है एम्प्लॉय कंपनी के अंदर लगा सकते हैं, इसके लिए हम कैसे उनकी जो है जांच पड़ताल करें। तो इसलिए हर एक व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया, तो उनमें पहल क्षमता की भावना निकलती है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय योग्यता का विकास। यानी कि प्रबंध करने की जो योग्यता होती है, ठीक है, संस्था को चलाना, निर्णय लेना, ठीक है, काम करना और दूसरों से काम करवाना, वो ये सब क्या होता है, प्रबंध की योग्यता। तो जब हम अधिकारों को नीचे सौंपते हैं, जैसे विपणन विभाग को हमने कुछ अधिकार, प्रबंधक को कुछ अधिकार सौंप दिए, तो वो क्या हो जाता है, उसमें अब देखिए इसमें 10,000 से कम सैलरी के व्यक्तियों की नियुक्ति का अधिकार सौंपा है। ऐसे इसको कुछ और अधिकार सौंपेंगे तो धीरे धीरे इनमें क्या होगी, वे प्रबंध के हर काम से वाकिफ हो जाएंगे कि किसी काम को कैसे कराया जाता है, कैसे अच्छे से किया जाता है। तो उनमें प्रबंध की योग्यता का विकास होता है। तो कल को अगर इस व्यक्ति को हमें कुछ और काम देना पड़ जाए, किसी और जगह पे नियुक्त करना पड़ जाए, तो ये वहां पे आराम से एडजस्ट कर लेगा, आराम से जो
निर्णय। अब इसमें क्या होता है कि अगर संस्था से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना होता है तो मुख्य प्रबंधक अपना निर्णय जल्दी से ले सकता है, क्योंकि उसके पास काम का बोझ कम होता है, उसने काम बांट दिया गया है। उसी प्रकार से अगर विपणन विभाग के प्रबंधक को कुछ निर्णय लेना है तो वो आराम से ले सकता है, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है। इस विभाग से जुड़े हुए कार्यों का उसको अधिकार है कि वो अपने विभाग से जुड़े हुए कार्यों को कैसे भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है विकास में उच्च प्रबंधक के कार्यभार में कमी। अभी बताया कि इसके कार्यभार में कमी आ जाती है क्योंकि उसका कार्य नीचे बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद है बेहतर नियंत्रण। इस संस्था में नियंत्रण जो है वो अच्छे रूप में हो पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का, अपने उत्तरदायित्वों का पता होता है। हर एक को ये पता होता है कि मेरे को क्या कार्य करना है और इस कार्य का जो जवाब है वो मेरे को किसको देना है, मैं किसके प्रति जवाबदेही हूँ, मेरा क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व है। तो जब संस्था में काम करने वाले हर व्यक्ति को अपने बारे में, अपने कार्य के बारे